मैं डॉक्टर राकेश डड़गवे, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर की ओर से मतदान दल में शामिल सभी 4 सदस्यों के कामों की जानकारी अलग अलग आपको दूंगा। जैसा आप जानते हैं, आपके दूसरे प्रशिक्षण के समय रैंडमाइजेशन के बाद मतदान दल का गठन हो चुका होता है और ये पता होता है कि पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 एक साथ किस दल में होंगे। लेकिन इस समय आपको अपने विधानसभा खंड का नाम तो मालूम होगा, मतदान केंद्र का पता नहीं होगा। मतदान केंद्र की जानकारी थर्ड रैंडमाइजेशन के समय जब आप सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचते हैं तो डिकोडिंग द्वारा करके आपको बताई जाती है। मतदान की तिथि जो रायपुर के लिए 7 मई 2024 है, उससे एक दिन पहले सुबह 7 बजे आपको उसका आदेश मिलेगा। सुबह 7 बजे सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचेंगे मतदान दल के सभी सदस्य। वहां पर डिकोडिंग की लिस्ट होगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि कौन सा मतदान दल किस मतदान केंद्र पर जाएगा। उसके आधार पर अपना मतदान केंद्र देखें और उसी के सामने आपके सेक्टर अधिकारी का नाम और सेक्टर का क्रमांक लिखा होगा। उस लिस्ट के अनुसार अपने सेक्टर अधिकारी से तत्काल संपर्क करें जो आपको आपके मतदान केंद्र पर नियुक्ति का आदेश देंगे। सामग्री वितरण केंद्र पर अलग अलग काउंटर बने होते हैं जहां हर मतदान केंद्र के लिए अलग अलग काउंटर हैं। एक काउंटर पे 8 से 10 या 15 तक के मतदान केंद्रों का सामग्री वितरण होगा। तो अपने लिए आवंटित काउंटर पर जाएं और वहां जो भी सामग्री दी जाएगी उनको प्राप्त करें। सामग्री लेने के बाद जब आप शाम में जाते हैं, एक अलग वीडियो में हमने आपको बताया है कि सामग्री किस प्रकार लेनी है और किस प्रकार उनका मिलान किया जाना है। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो जो आप 4 लोग हैं और आपका सुरक्षाकर्मी, उन सब के अलग अलग काम आप एक बार जान लें। पीठासीन अधिकारी टीम का कैप्टन है। मतदान दल जो कुछ भी करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है और इसलिए उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है और उसका काम ऑब्जर्वेशन का है और मॉनिटरिंग का है। साथ साथ उसको व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो आपको मतदान केंद्र का अवलोकन करना चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। मतदान कक्ष कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, वेबकास्टिंग की व्यवस्था कैसी है, एक दिन पहले मतदान कक्ष बनाने के तरीका देख लें। एजेंट्स कहाँ बैठेंगे, मतदान दल किस प्रकार बैठेगा, मतदाताओं के आने जाने की व्यवस्था किस प्रकार होगी। अगर 2 दरवाजे हैं तो एक ओर से आए मतदाता और दूसरे से जाएगा। अगर एक ही दरवाजा है तो किस प्रकार आएंगे जाएंगे, ये व्यवस्था आपको देखनी है। मतदान केंद्र के बाहर जितनी जरूरी सूचनाएं हैं उनका प्रदर्शन आपको करवाना है। मतदान के दिन और उसके बाद के लिए जितने प्रपत्र भरे जाते हैं उन सब प्रपत्रों की भी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। सारे प्रपत्र कम से कम उनका हेड भर लेना चाहिए। सभी पीठासीन अधिकारी ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रपत्र होते हैं उनमें सबसे पहले अपना विवरण देना होता है। तो विवरण में आप लिखेंगे 8 रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, फिर उस विधानसभा खंड का क्रमांक और नाम। मान लीजिए आप रायपुर नगर ग्रामीण में हैं तो 48 रायपुर नगर ग्रामीण विधानसभा खंड से मतदान केंद्र क्रमांक और उसका नाम। ये 3 जानकारी आपको हर प्रपत्र में लिखना है। हर जानकारी में पीठासीन अधिकारी की डायरी भी आप लिखेंगे। प्रपत्र 17 ग आप भरेंगे, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, अंधे शिथलांग मतदाताओं की सूची, घोषणाएं, जहां भी आप भरेंगे ये 3 जानकारी, रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा खंड का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक और उसका नाम, ये 3 जानकारी आपको हर बार देनी है। तो सभी प्रपत्र में ये जानकारी आप कम से कम भर के रखेंगे। विवरण कतई नहीं भरेंगे क्योंकि हो सकता है कि मतदान के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहां आपको उनको भरना होगा। एक प्रैक्टिस होती है कि सब पर निरंक लिख करके रख चुके होते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि कोई भी स्थिति आपके सामने आ सकती है। जहां पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे वहां पर सुभिन्नक सील लगा करके रखें, लेकिन हस्ताक्षर ना करें। घोषणाएं आप पहले से देख लें, जो आरंभिक जानकारी है वो भर लें। ये बिल्कुल याद रहे और ध्यान रहे कि घोषणाएं पूरी तरह से तैयार करके रख नहीं लेनी है। हर घोषणा आपको मतदान के दिन करनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए रिमाइंडर भी होते हैं। मतदान के दिन के प्रोसेस की एक अलग फ्लो चार्ट हम वीडियो में आपको बताएंगे, आप उसको देखेंगे। पीठासीन अधिकारी को एजेंट्स की नियुक्ति करनी है। एजेंट्स की नियुक्ति अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन जब वो आता है तो आपको उसको मान्यता प्रदान करना है और पहचान पत्र जारी करना है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एजेंट आएगा वो अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर के आएगा ही। आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए जो
एपिक और अन्य 12 पहचान पत्र घोषित किए गए हैं। वही 12 पहचान पत्र और एपिक के बीच में इन 13 में से कोई एक वो दिखाएगा जिसके आधार पर आप उसको मान्यता देंगे। तो एजेंट्स को पहचान पत्र देना एक दिन पहले का काम है। आप उनको एक दिन पहले ये बता दें कि सवेरे 5:30 बजे मॉक पोल शुरू होगा और वो समय तक पहुंच जाएं, तो ये उनको आप एक दिन पहले जानकारी दे देंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं देख करके आप मतदान दल को ये निर्देश देंगे कि मतदान के दिन सवेरे 5:30 बजे की तैयारी पूरी करनी है। पीठासीन अधिकारी क्रमांक 1 सबसे वैधानिक कार्य उसी के होते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पहला सेकंड इन कमांड है। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में पूरी टीम की जिम्मेदारी और सारे कार्यों की जिम्मेदारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की होती है। इसके अलावा वो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, एएसडी सूची, यदि प्रॉक्सी वोटर की सूची मिली है तो प्रॉक्सी वोटर की सूची, इन 3 का प्रभारी होगा। मतदाता वोट डालने आता है तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की होती है। मतदाता जब भी आएगा तो वह अपना नाम बताएगा। वो अपने साथ हो सकता है कोई पर्ची लेकर के आए, या तो आयोग द्वारा जारी या किसी अभ्यर्थी द्वारा जारी। उसके आधार पर अगर उसके बिना भी हो तो वो मतदाता का नाम ढूंढेगा और उसका नाम जोर से पुकारेगा ताकि एजेंट सुन सकें। नाम और सरल क्रमांक, ताकि उसको देखा जा सके और सुना जा सके। पहचान सुनिश्चित करेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वो केवल पहचान पत्र न देखें, बल्कि पहचान पत्र से मतदाता का चेहरा भी मिला करके देखें कि वही व्यक्ति है या नहीं। पहचान सुनिश्चित होने के बाद और किसी तरह की आपत्ति न आने पर मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम लाल स्याही से बाएं नीचे कोने से दाहिने ऊपर कोने तक काटेगा। अगर मतदाता महिला है तो उसके सरल क्रमांक पर गोल घेरा लगाएगा और यदि तृतीय लिंग है तो उसके ऊपर स्टार भी बनाएगा। यदि एएसडी सूची का कोई मतदाता आता है तो एएसडी सूची के मतदाता के लिए थोड़ी सी विशेष प्रक्रिया है। उनकी पहचान बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी उनसे घोषणा भरवाएंगे। अगर वह व्यक्ति सही है, उसकी पहचान सुनिश्चित होती है, तो फिर सामान्य मतदाता की तरह से वोट डालेगा वो। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 किसी मतदाता के आने के बाद उसका नाम पुकारते हैं, उसका नाम काटते हैं और सरल क्रमांक बताते हैं। वो पहचान बताता है। उसके बाद वो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एक बार फिर उसके पहचान पत्र के आधार पर अथवा मतदाता सूचना पर्ची के आधार पर मतदाता रजिस्टर में कॉलम 2 में उसका सरल क्रमांक लिखेगा। कॉलम 3 में उसके हस्ताक्षर लेगा या अंगूठा के निशान लगवाएगा और कॉलम 4 में जो पहचान पत्र वो प्रदर्शित कर रहा है उसका विवरण लिखेगा। यहाँ आयोग ने एक बदलाव यह किया है कि यदि वह पहचान पत्र के लिए अपने एपिक दिखा रहा है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम लोग वोटर्स आई कार्ड कहते हैं, वह दिखा रहा है, तो उस चौथे कॉलम में केवल ईपी लिखने की ज़रूरत है। लेकिन कोई अन्य पहचान पत्र दिखा रहा है तो उसका शॉर्ट में नाम और उसके सरल क्रमांक के अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। इस दौरान वो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर एक सीधी रेखा से अमिट स्याही लगाएगा और मतदाता पर्ची में उसका विवरण भरेगा और मतदाता को वह विवरण पर्ची देगा। मतदाता पर्ची पहले से प्रिंटेड दी जा रही है, जिस पर मतदाता का आने का क्रमांक भी लिखा हुआ है, तो उस क्रम में वो देता जाएगा। यदि कोई प्रॉक्सी वोटर आता है तो उसके बाएं हाथ के बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। कोई अंधे या शिथिलांग मतदाता का साथी आता है तो उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। तो अमिट स्याही लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये हमेशा याद रहे कि सामान्यतः मतदाता के लिए बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तर्जनी है, दाहिने हाथ पर नहीं लगाया जा रहा है। दाहिने हाथ की तर्जनी केवल अंधे शिथिलांग मतदाता के साथियों के लिए है। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है और पीठासीन मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा जारी मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है। मतदाता पर्ची सांविधिक डॉक्यूमेंट है और जिसको सांविधिक लिफाफों के साथ सील बंद करके जमा किया जाता है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को बिल्कुल ध्यान से ये सारी पर्चियां अपने साथ पास रखनी चाहिए संभाल करके, और हर मतदाता को
कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबा करके बैलेट जारी करना चाहिए। यदि मतदान कक्ष में एक मतदाता है तो उसके वोट डाल लें और बीप की आवाज़ आने तक की प्रतीक्षा करेगा। बीप की आवाज़ आने के बाद वह मतदाता वहाँ से निकलेगा। ये दूसरा बैलेट जारी करेंगे, अगला बैलेट जारी करेंगे और अगले मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर के वोट डालने को कहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को बीप की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि अंदर का मतदाता बगैर वोट डाले वहाँ से निकल गया हो, बीप की आवाज़ न आई और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ने धोखे से बैलेट जारी किया जो वास्तव में जारी नहीं हुआ, वो पहले से जारी है। और ऐसे में कंट्रोल यूनिट में एक वोट कम पड़ा होगा लेकिन मतदाता रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि हो चुकी है, तो उसको बहुत ध्यान देना चाहिए कि बीप की आवाज़ आए और तभी जाने दें। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोई मतदाता अनावश्यक रूप से बहुत देर तक भीतर खड़ा न हो। अगर कोई अंदर देर तक खड़ा है तो उसको पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में ये बात लानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको मतदान करना ना आ रहा हो और यह भी हो सकता है कि उसकी नीयत में कोई खोट हो, वो मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा हो। तो इसकी सूचना तत्काल पीठासीन अधिकारी को देंगे ताकि पीठासीन अधिकारी उसको हैंडल कर सकें। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि जिस क्रम में पर्ची जारी हुई है मतदाता को उसी क्रम में मतदान कक्ष में जाने देंगे। ऐसा न हो कि भीड़ लगी हो या कोई प्रभावी व्यक्ति हो, उसको मतदाता पर्ची 5 नंबर की जारी हुई और 2 नंबर का मतदाता भीतर है तो 3 और 4 को रोक करके 5 वाले को पहले जाने दें। जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदाता मतदान कक्ष में जाएगा। पीठासीन अधिकारी को समय समय पर मतदान कक्ष में जाकर के देखना चाहिए कि अंदर मशीन ठीक हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, केबल लगे हुए हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि ऐसा करते समय वहाँ पर मौजूद एजेंट्स को साथ में लेकर के जाना चाहिए, वो अकेले न जाएं। लेकिन ऐसे समय में कोई मतदाता को मतदान कक्ष में नहीं होना चाहिए। वो अगर उनको देखने जाना है तो मतदाता को बाहर निकलने की प्रतीक्षा करेंगे, वो मतदान करके जाएगा, उसके बाद ही एजेंट्स के साथ अंदर जाएंगे। बार बार ना हो, लेकिन समय समय पर जाकर के देखना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई गलती उसमें ना हो। मॉक पोल की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है और मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए हमारी एक अलग वीडियो है। पीठासीन अधिकारी को उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और मॉक पोल संपन्न कराना चाहिए। सारे प्रपत्र, मतदान के पहले सारी घोषणाएं जिन पर जो मतदान के दौरान की जानी है और सारे प्रपत्र जो मतदान के बाद भरे जाएंगे, यह सब पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है। उनको ध्यान से भरना चाहिए। यदि उनके साथी मदद भी कर रहे हैं तो उनको बहुत गौर से एक बार उसकी जांच कर लेनी चाहिए और वही उन पर हस्ताक्षर भी करेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 यह ध्यान देंगे कि यदि कोई मतदाता कॉलम 3 में अपने हस्ताक्षर कर रहा है तो हस्ताक्षर का मतलब है उसका नाम पढ़े जाने योग्य होना चाहिए। आमतौर पर हम सरकारी दस्तावेजों में जिस तरह के इनिशियल्स करते हैं या जिससे नाम पता नहीं चलता है, ऐसा हस्ताक्षर नहीं होगा, वह नाम ही लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई एएसडी सूची का मतदाता आता है जिसकी जांच हो चुकी है और जो मतदान के लिए अधिकृत है, ऐसे मतदाता से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया ही जाना है। यदि वह हस्ताक्षर कर रहा हो तब भी हस्ताक्षर के साथ साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। तो एएसडी मतदाताओं के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए ईवीएम, वीवीपैट और उसमें इस्तेमाल होने वाले सीलिंग की सामग्रियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कंट्रोल यूनिट आप सबने इस्तेमाल किया है, जो पहली बार कर रहे हैं वो इसको देखेंगे। ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के पीछे ये लिड है जहां ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर करेंगे तो ऑन होगा, नीचे करेंगे तो ऑफ होगा। कैंडिडेट सेक्शन कभी नहीं खोलेंगे। बैटरी सेक्शन ज़रूरत पड़ने पर खोला जा सकता है। ये हिस्सा है रिजल्ट सेक्शन, इसका एक आंतरिक कक्ष। जब आप केवल रिजल्ट सेक्शन खोलते हैं तो आपको यहाँ काले रंग का क्लोज बटन दिखता है। जब आंतरिक कक्ष खोलते हैं तो ऊपर में रिजल्ट, नीचे का प्रिंट बटन और उसके अंदर सफ़ेद रंग का एक क्लियर बटन दिखाई देता है। मतदान दल को मॉक पोल के बाद इस हिस्से को सील करना होता है। सीलिंग की प्रक्रिया हम एक अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे और इस बड़े खंड को भी सील करना होता है। यहाँ क्लोज बटन का ढक्कन है, जो जब आप मतदान के बाद मतदान बंद करेंगे, क्लोज बटन दबाएंगे तो इसको खोल करके ठीक इसके नीचे क्लोज बटन दबाएंगे और ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। ये खुला, यहाँ से उंगली डाल करके आप क्लोज बटन दबा सकते हैं और वापस इसको बंद कर देंगे। मतदान के दौरान ये हमेशा बंद रहेगा।
यहाँ नीचे बैलेट बटन है जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हर मतदाता के लिए बटन दबा करके बैलेट जारी करता है। ये टोटल बटन है दाहिनी ओर, जो समय समय पर आप देख सकते हैं कि मशीन में कितने वोट पड़े हुए हैं, जो हर 2 घंटे पे आपको रिपोर्ट देनी होती है, उसमें यह काम आता है। इसके अलावा वीवीपैट की बैटरी का पावर कितना % बचा है वो भी जब आप टोटल बटन दबाएंगे तो ये डिस्प्ले सेक्शन पे दिखाएगा। ये जो आपका डिस्प्ले सेक्शन है यहाँ पे बैटरी और कैंडिडेट सेट सेक्शन के ऊपर डिस्प्ले सेक्शन पे मशीन के बारे में सारी जानकारी आती है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, मैं पूरी डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे सबसे पहले ये सर्च करता है, ऑन होगा, बीप की आवाज़ आएगी, कंट्रोल यूनिट का नंबर बताता है, जो मशीनें जुड़ी हुई हैं यानी बैलेट यूनिट, वीवीपैट, अगर एक से अधिक बैलेट यूनिट है तो उन सब का नंबर, उनकी जानकारी देगा। कंट्रोल यूनिट की बैटरी का पोजीशन बताएगा, वीवीपैट की बैटरी का पोजीशन बताएगा, ओके बताएगा। इसके अलावा जब हम रिज़ल्ट देखने जाते हैं तब पूरे रिज़ल्ट का डिस्प्ले भी इसी पर होता है। क्लियर करेंगे तो वो उसका भी डिस्प्ले क्लियरिंग एंड दिखाएगा। इसके अलावा क्लोज बटन बंद करने के बाद जब हम रिज़ल्ट देखने जाते हैं तो पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम ये दोनों इसमें दिखाया जाता है। रियल टाइम क्लॉक इसी में सेट होता है। तो ये डिस्प्ले जिसमें मशीन से रिलेटेड सारी जानकारी दिखती है। जब हम पावर ऑन करते हैं तो ग्रीन लाइट जलती है, इसका मतलब होता है कि मशीन ऑन हो गई। और जब मतदान अधिकारी क्रमांक 3 किसी मतदाता के लिए बैलेट जारी करता है तो ये लाल बटन जलती है और ये तब तक जली रहेगी जब तक मतदाता ने अपना वोट नहीं डाल दिया है। वोट डालने का मतलब वीवीपैट की स्लिप का कट के गिरना। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को लाल बटन पे, लाल बल्ब पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि ये बंद हो तो ही अगला बैलेट जारी किया जाए, और वो इन पर नज़र रखे कि मतदाता कक्ष से निकल गया लेकिन उसमें वोट डाला है कि नहीं, क्योंकि इससे बाद में मतपत्र लेखा बनाने में दिक्कत होगी। तो ये कंट्रोल यूनिट की जानकारी। तो थंब व्हील आपको चेक करना है और सीलिंग है या नहीं आपको देखना है, बैलेट पेपर सही है या नहीं और सही बटन के सामने है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। बैलेट यूनिट में एक केबल होती है जिसमें एक और लाल और दूसरी ओर काला क्लिप होता है। इसके अलावा उसकी पहचान बहुत गौर से देखेंगे तो अंदर जो सॉकेट बना हुआ है वह बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। ऊपर में 5 पिन और नीचे में 4 पिन मिलेंगे। जो सॉकेट होगा उसमें 5 होल और 4 होल होंगे, उसको देख करके फिट करेंगे। वीवीपैट, मतदान दल को इस हिस्से को खोलना नहीं है, ये सील किया हुआ मिलेगा, सील ही लेना है। वीवीपैट में ये सामने जो विंडो है, पर्ची यहीं कट के गिरती है। जब आप पावर ऑन करते हैं तो यहाँ ग्रीन लाइट जल जाती है। पावर आप कंट्रोल यूनिट से ऑन करते हैं और यहाँ ग्रीन लाइट जलती है। इसके पीछे की ओर आप देखेंगे तो एक स्लाइड स्विच है। स्लाइड स्विच हमेशा 1 पर होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 पर सेट होगा। यहाँ सॉकेट है जिसमें बैलेट यूनिट जोड़ा जाएगा। इसके ठीक ऊपर ये जो ब्लैक नॉब आप देख रहे हैं ये पेपर रोल नॉब कहलाता है। इसके 2 पोजीशन हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और इसको घुमा करके हम वर्टिकल करते हैं। ठीक यहीं पर आप देखेंगे लाल रंग से एक निशान बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये आइडल पोजीशन है, जब वीवीपैट काम नहीं करेगा। ग्रीन लाइट जलने के बावजूद ये ऑफ पोजीशन है। जब हम वर्टिकल करते हैं तो इधर देखेंगे आप हरे रंग का स्टिकर लगा हुआ है। वर्टिकल पोजीशन का मतलब है वर्किंग पोजीशन। जब हम इसको वर्टिकल करते हैं तब मशीन काम करेगी कंट्रोल यूनिट से जुड़े हुए होने पर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम लोग कनेक्शन के बारे में बताएंगे तो उसमें देखिएगा वीवीपैट के इस पेपर रोल होल्डिंग नॉब को जब वर्टिकल करेंगे उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे, तब तो पूरी मशीन काम करेगी। अदरवाइज़ ऑफ करने के बाद आपने ऑन कर दिया और बाद में इसको वर्टिकल करेंगे तो मशीन इसको रीड नहीं करेगी। तो ये नॉब वास्तव में वीवीपैट के स्विच भी है, केवल पेपर रोल होल्डिंग के लिए नहीं बना हुआ है। वीवीपैट में ये नीचे की ओर स्लिप सेक्शन है जिसमें वोटर जो वोट डालने के बाद जो पर्चियाँ गिरती हैं यहाँ पर जमा होती हैं। ये आपको खुली हुई मिलेंगी। मैंने बताया पेपर रोल सेक्शन जो है ये सील किया हुआ मिलेगा। बैटरी सेक्शन खुला हुआ मिलेगा। ये हिस्सा खुला हुआ मिलेगा। मॉक पोल के बाद आप इसकी पर्चियाँ निकालेंगे और इसको सील करेंगे तो सारी पर्चियाँ इसमें गिरती हैं, इसको वोटर स्लिप सेक्शन बोलते हैं।
ये आपको खुला हुआ मिलेगा जो सील करना है। बैटरी पोजीशन, ये लास्ट वाला जो हिस्सा है ये बैटरी सेक्शन है, वो आपको लगी हुई मिलेगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको लगी हुई मिलेगी, लेकिन शाम में मतदान के बाद आपको ये बैटरी निकालनी होती है। कंट्रोल बैलेट यूनिट की तरह वीवीपैट में भी ये केबल होता है। जब इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट में जोड़ते हैं तो सॉकेट का मिलान कर लेना चाहिए। तो ये 3 मशीन के पार्ट हुए। इसके अलावा सीलिंग मटेरियल, यह है ग्रीन पेपर सील, यह है पिंक पेपर सील, जिसका इस्तेमाल मॉक पोल के बाद आपको काले लिफाफे को सील करने के लिए किया जाना है। ये है स्पेशल टैग। स्पेशल इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ इस तरह से कटा हुआ है, अगर आपको मिले तो ये देखिए बीच में यहाँ पर छेद है। ये कंट्रोल यूनिट के क्लोज वाले सेक्शन पर लगाया जाता है और इसलिए क्लोज का बटन इसके भीतर आता है। ये एड्रेस टैग है। जब आप स्लिप सेक्शन को सील करते हैं या कंट्रोल यूनिट के बाहरी हिस्से को सील करते हैं, रिजल्ट सेक्शन के आरओ द्वारा बैटरी सेक्शन को सील किया जाता है या कैंडिडेट सेक्शन को सील किया जाता है, बैलेट यूनिट को सील किया जाता है, तब इस एड्रेस टैग का इस्तेमाल होता है। तो सीलिंग के लिए 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है: पिंक पेपर स्लिप, ग्रीन पेपर स्लिप, एड्रेस टैग और स्पेशल टैग। यह है काला लिफाफा। मॉकपोल की सारी पर्चियाँ इस लिफाफे में डाली जाएंगी। ट्वाइन धागा, मोमबत्ती, माचिस और चपड़े का इस्तेमाल हम लोग सीलिंग में करेंगे। तो ये सामग्रियाँ आपके मतदान दल के लिए, मतदान कराने के लिए आवश्यक होती हैं। मशीन और सीलिंग की सामग्री, इनका ध्यान रखेंगे। सीलिंग की प्रक्रिया में अधिक ध्यान देंगे कि सीलिंग करनी कैसे है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश जड़गमे, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर की ओर से आपको ईवीएम और वीवीपैट को आपस में किस प्रकार जोड़ना है इसके बारे में बताऊंगा। करेक्शन की प्रक्रिया को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पर होती है। हमारी सारी मशीनें प्रशिक्षण की जो आती हैं 1 नंबर के लिए ही सेट होती हैं और इसी प्रकार से 16 कैंडिडेट के लिए ओपन होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बैलेट यूनिट 2 माना है, अगर एक से अधिक बैलेट यूनिट के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़े तो ये बताने के लिए। तो यहाँ देखेंगे थंब व्हील 02 पे सेट है, ये दूसरी बैलेट यूनिट है इसलिए, और इसमें थंब व्हील 01 पे सेट है, यानी ये पहली यूनिट होगी जिसमें 1 से 16 तक के कैंडिडेट होंगे और दूसरी यूनिट में 17 से 32 तक के कैंडिडेट, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। जब मशीन को जोड़ना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि बैलेट यूनिट वीवीपैट से और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। एक से अधिक बैलेट यूनिट होने की स्थिति में अंतिम बैलेट यूनिट उसके ठीक पहले के बैलेट यूनिट से, फिर उसके ठीक पहले के यूनिट से, और ऐसे क्रम में चलते हुए पहले बैलेट यूनिट को जोड़ा जाएगा। पहला बैलेट यूनिट वीवीपैट से जोड़ा जाएगा और फिर वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रक्रिया को देखें। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसमें एक सॉकेट होता है जिसमें लाल और काले रंग का क्लिप होता है। इनको जोड़ने की जगह एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट अगर होगी, ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर कनेक्शन होता है, आप देखेंगे अंदर की ओर एक स्विच है। मैंने दूसरे बैलेट यूनिट का प्लग लिया और ये पहले बैलेट यूनिट के सॉकेट में लगेगा। जैसे मैंने बताया था, यहाँ लाल क्लिप है और ये बायां क्लिप है, वैसे ही आप सॉकेट में देखेंगे एक और रेड और एक और ब्लैक है। ये आसानी से पहचान के लिए है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि एक और ये बड़ा और एक और छोटा होता है, वैसे ही सॉकेट भी एक और बड़ा और एक और छोटा होता है। इसको मिला करके देखें। बंद करते समय क्लिप को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे से केबल इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ही आप दबाए 2 खटके की आवाज़ आती है, यानी वो क्लिप लग गया। आप दबा के करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। केवल यहाँ से पकड़ा आपने, दबाया, खट खट की 2 आवाज़ आई, दोनों क्लिप लग गए और ये मशीन बंद हो गई। अब आप इसको यहाँ से इस प्रकार बंद कर देंगे। दूसरी बैलेट यूनिट पहली बैलेट यूनिट से जुड़ गई। अब पहली बैलेट यूनिट का सॉकेट ये वीवीपैट के इस हिस्से में लगेगा। यहाँ भी देखें रेड है और ब्लैक है। यहाँ टॉप लिखा हुआ जो ऊपर की ओर होगा, आप यहाँ लगाएंगे, केवल तार से पकड़े हुए खट की आवाज़ आई, ये लग गया। आप हल्के से खींच के देखेंगे तो ये नहीं निकलेगा, आपको पता चल गया कि ये कनेक्शन हो गया। और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे।
इसमें भी क्लिप बिल्कुल वैसे ही है। जो स्विच सेक्शन है इसी के बगल में इसका कनेक्टर दिया हुआ है, लाल को लाल से और काले को काले से या बड़े को बड़े से और छोटे को छोटे से मिला करके ठीक उसी तरह से यहाँ जोड़ेंगे। 2 खट या एक साथ अगर गया तो 1 खट की आवाज़ आएगी, लेकिन दोनों क्लिप आपके बंद हो गए और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं और आपकी मशीनें कनेक्ट हो जाती हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि मतदान के समय और मॉक पोल के समय में बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्ट होने का तरीका यही होना चाहिए, यानी वीवीपैट बाईं ओर होगा, मतदाता जब वोट डालेगा तो वो बाईं ओर मुड़ करके पर्ची को देखेगा। तो वीवीपैट बाएं रखेंगे, उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी इस क्रम में बैलेट यूनिट रखी जाएगी। थैंक यू। मैं आपको मॉक पोल और मशीन के सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। मॉक पोल 5:30 बजे सुबह शुरू होना है, लेकिन उसके लिए आयोग ने ये शर्त रखी है कि कम से कम 2 कैंडिडेट्स के एजेंट मौजूद होंगे। ये तो अगर 5:30 बजे सवेरे केवल 1 कैंडिडेट के एजेंट हो आपके पास या एक भी ना हो तो अधिकतम 15 मिनट आप प्रतीक्षा करेंगे। किसी भी स्थिति में 5:45 पर कोई एजेंट नहीं आया हो तब भी मतदान दल मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेगा। मॉक पोल की प्रक्रिया में सबसे पहले आप वीवीपैट के स्लिप सेक्शन को खोल करके दिखा दें कि इसमें कोई पर्ची पहले से नहीं है। दूसरा, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा करके दिखा दें कि इसमें पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है। और यह तय हो जाने के बाद कि मशीन पूरी तरह से खाली है, कंट्रोल यूनिट भी और वीवीपैट की पर्ची भी, आप मॉक पोल की तैयारी प्रारंभ करेंगे। उसके पहले यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वीवीपैट और बैलेट यूनिट को मतदान कक्ष के भीतर उसी प्रकार रखें जैसा वास्तविक मतदान के समय आपको रखना है और कंट्रोल यूनिट को बाहर रखें। आपने यह दिखा दिया।